हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार, अध्याय 9 जंतुओं में जनन, ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 6 और 7 की विज्ञान की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अध्याय 6 कोशिका संरचना एवं प्रकार। इस अध्याय में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कोशिका। जीवों के अंग छोटे छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। किसे कोशिका कहते हैं? किसी भी जीव की जो सूक्ष्मतम जीवित रचना होती है उसी को कहते हैं कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट है भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे भवन के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, भवन के लिए ईंट एक संरचनात्मक इकाई है, वैसे ही सजीवों में कोशिका क्या है? यह भी एक संरचनात्मक इकाई है। अब देखेंगे कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। आवर्धक लेंस होता है एक, उसकी सहायता से क्या किया रॉबर्ट हुक ने? एक कार्क की स्लाइस का अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। कार्क है क्या? यह पेड़ की छाल का एक भाग है। और किससे अध्ययन किया था उन्होंने? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। आगे देखेंगे, उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक काष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि एक काष्ठ अथवा बक्से दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हैं। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोशिका को कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई ये बक्से नुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। क्या देखा उन्होंने कार्क की स्लाइस में? कि उसमें बहुत छोटे छोटे काष्ठ युक्त विभाजित बक्से थे। जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे बक्से टाइप के बने रहते हैं, वैसा ही उन्होंने कार्क की स्लाइस में देखा और क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कार्क की कोशिकाएं। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटे छोटे बक्से नुमा दिख रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मुर्गी का अंडा एक कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। क्या है मुर्गी का अंडा? एक कोशिका है। इसका आकार बड़ा है इसलिए यह नग्न आँखों से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग भी किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है कोशिका का संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए? जो वैज्ञानिक हैं वह अभिरंजक का प्रयोग करते हैं और जैसे बहुत छोटी कोशिकाएं हैं तो उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वह उनका आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं जिससे वह उनका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका सभी सजीवों में विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या भिन्न होती है। सभी सजीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उनका आकार माप छोटा बड़ा होता है और इनकी संख्या भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य के शरीर में कई खराब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अलग अलग कोशिकाओं के समूह अलग अलग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय क्या होता है? वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुकोशिक कहेंगे। बहुकोशिक क्या हुआ? जिन जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं या एक से अधिक अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं वह हो गई बहुकोशिक। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। जिनमें बहुत अरब कोशिकाएं भी होती हैं उनके जीवन का आरंभ कैसे होता है? एक कोशिका से ही होता है जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। क्या होता है कि प्रत्येक जीव का विकास कैसे होता है? एक
एक कोशिका से ही होता है, चाहे उनमें जितनी सारी कोशिकाएं क्यों ना हों। कैसे होता है? एक निषेचित अंडा होता है, निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ क्या होता है, उसकी कोशिकाओं की जो संख्या होती है, निषेचित अंडा के गुणन से उसकी कोशिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट देखेंगे एक कोशिक। एक कोशिक वाले जीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिका जिन जीवों के शरीर में होती है उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है कि बहुकोशिक जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन जीवों में जो जो क्रियाएं होती हैं वो सभी एक कोशिकीय जीव में भी वो सभी क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा का अंतर्ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। एक कोशिकीय जीव जैसे क्या हुआ? अमीबा। अमीबा क्या है? यह एक कोशिकीय जीव है। क्या क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है भोजन का और पचाता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव भी, ऊपर बताया गया आपको कि एक कोशिकीय जीव भी वो सारे कार्य करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। तो जैसे एक कोशिकीय जीव क्या हुआ? अमीबा हुआ। ये क्या क्या करता है? अंतर्ग्रहण, भोजन का पचाना, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन सभी कार्य एक कोशिकीय अमीबा करता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह विभाजित होता है, वो अपने अपने कार्य करते हैं। और जो कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं। और ऊतक किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की आकृति। फर्स्ट पॉइंट है, अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्त उभरे हुए दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं पदाभ। यह प्रवर्त अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। क्या कह रहा है कि अमीबा जो होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे अमीबा दिखाया गया है, यह अपनी आकृति क्या करता रहता है? बदलता रहता है। इसके शरीर के बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई की ये जो बाहर की ओर प्रवर्त ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, उभरे हुए दिखाई देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पदाभ। और ये गति के समय और भोजन का अधिग्रहण के समय क्या होते रहते हैं? बनते बिगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीबा की बदलती हुई आकृति पदाभ के बनने का कारण होता है जो उसे गति प्रदान करने और भोजन करने में सहायता करते हैं। आगे देखेंगे, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, एक कोशिकीय श्वेत रक्त कोशिकाओं के ही WBC कहते हैं। एक कोश की संरचना का उदाहरण जो अपनी आकृति बदल सकती हैं, WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि मनुष्य के रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? WBC और RBC। तो क्या होता है उनमें, ये जो WBC होती हैं ये एक कोश की संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति क्या कर सकती हैं? बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा क्या है? एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अमीबा क्या होता है? ये एक पूर्ण विकसित जीव है, पूरा अमीबा ही होता है, जबकि WBC क्या है? ये व्यक्ति के शरीर में या जीवों के शरीर में पाई जाने वाली एक कोशिका है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिकाएं सामान्यतः गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी हो सकती हैं, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये कैसी कोशिकाएं हैं? गोलाकार कोशिकाएं हैं। ये कैसी हैं? तरकुरूपी हैं। और ये लंबी और शाखान्वित कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तंत्रिका कोशिका शाखान्वित होती है। ये जो कोशिकाएं शाखान्वित हैं ये कैसी कोशिकाएं हैं? यही हैं तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका कैसी होती हैं? शाखान्वित होती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं, जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य करती हैं। क्या करती हैं तंत्रिका कोशिका? ये किसी संदेश को प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती हैं और उसके द्वारा क्या होता है? शरीर में नियंत्रण और समन्वय का ये कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। ये झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। क्या होती है पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण? कोशिका भित्ति। आगे फिगर में दिखाएंगे आपको कोशिका भित्ति कहाँ होती है, क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति होती है और जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कोशिका का साइज। फर्स्ट पॉइंट है, सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। सजीवों में जो कोशिका होती हैं वह कितनी तक छोटी हो सकती हैं? 1 मीटर के 10 लाखवां भाग अगर करेंगे तो उसके बराबर छोटी हो सकती हैं, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबी भी हो सकती हैं। छोटी भी हो सकती हैं और लंबी भी हो सकती हैं। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक होता है। इन्हें देखने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए क्या आवश्यक होता है? इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा करके देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। कितना है सबसे छोटी कोशिका का साइज? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm इंटू 130 mm होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका का साइज जीवाणु कोशिका का। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडे को उबालने के बाद सफ़ेद भाग एल्यूमिनियम है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अंडे में एक सफ़ेद भाग होता है और उसके बीच में पीला भाग होता है। तो सफ़ेद भाग क्या है? एल्यूमिनियम है, जो उबालने पर क्या हो जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पीला भाग योक है, बीच में जो पीला पीला भाग होता है वो क्या होता है? योक। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं, उसे आप आसानी से देख सकते हैं, उसमें कोई सूक्ष्मदर्शी की सहायता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाएं से बहुत अधिक बड़ी हों। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पौधे अथवा जंतुओं के साइज से नहीं होती, कि अगर पौधा बड़ा है तो कोशिकाएं बड़ी होंगी, जंतु छोटे हैं तो कोशिकाएं उनकी छोटी होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है? कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से होता है। किससे होता है? उसके प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। ये संदेश स्थानांतरण का कार्य करती हैं। तो कोशिकाओं का जो साइज होता है वह किससे होता है? कोशिकाओं के कार्य से संबंधित होता है, वह जंतुओं या पौधों के साइज से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक अंग छोटे भागों से बने होते हैं जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार करता है। जैसे किसी कार्य के लिए कोई किन्हीं कोशिकाओं का एक समूह बना है, जैसे किसी भी कार्य के लिए, तो वह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। तो ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी एक कार्य के लिए बना होता है या किसी एक कार्य को करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। अंग जो होते हैं वह किससे बने होते हैं? ऊतक से बने होते हैं। और ऊतक जो होते हैं वो कई कोशिकाओं का जो एक समूह होता है उसी से क्या बने होते हैं? ऊतक। और ऊतक से क्या बने होते हैं? अंग बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के मूल घटक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, ये क्या हैं? कोशिका के मूल घटक हैं। दिखाएंगे आपको आगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है ये कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के
कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। क्या करती है ये? इस कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये संरंध्र होती है और कई पदार्थों की कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं झिल्ली, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखते हैं इस फिगर में, ये एक देखिए प्याज की संरचना है। प्याज के झिल्ली की कोशिकाएं में होगा, ये क्या होगा? कोशिका द्रव्य। और ये जो गोल गोल से हैं ये क्या है? ये हैं केंद्रक। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त भी एक बाहर मोटी परत होती है, उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं तो उनको इन सभी के जो परिवर्तन होते हैं उनसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्केसिया, इलोडिया एवं रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, कोशिका के अन्य संघटक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक के बीच पाया जाता है। रिपीट हो गया। आगे देखते हैं, कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका के जो अन्य संघटक होते हैं और कोशिकांग होते हैं वे कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। आगे देखेंगे केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक होता है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है। कैसा होता है केंद्रक? गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। कैसे अलग रहता है केंद्रक? कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रकावरण कहते हैं। ये झिल्ली भी संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। देखते हैं इसमें, ये देखिए जो बीच में है, बीच में जो है ये क्या है? केंद्रक है। और जो इसके किनारे किनारे है ये क्या है? केंद्रक झिल्ली है। और ये जो बाहर है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। और जो इसके अंदर ये अंदर छोटे छोटे कुछ भरा जैसे है तो वो है कोशिका द्रव्य। आगे देखेंगे, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? केंद्रक में धागे के समान कुछ संरचनाएं होती हैं जो जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं ये गुणसूत्र? ये आनुवंशिक गुणों जैसे माता पिता के लक्षणों को उनकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं गुणसूत्र? कोशिका विभाजन के समय। आगे देखेंगे जीन क्या होता है। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। ये जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। जनक या माता पिता से उनकी संतान को उनके आनुवंशिक गुण या उनके जो गुण या लक्षण स्थानांतरित होते हैं तो जीन क्या करते हैं? उसका नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य अथवा केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर?
कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रक का पदार्थ होता है वह केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, मतलब उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु एवं नील हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। तो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? जीवाणु और नील हरे शैवाल। नेक्स्ट पॉइंट है, प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। क्या होता है कि जिसमें झिल्ली युक्त, मतलब जिसमें केंद्रक के बाहर झिल्ली पाई जाती है, तो क्या कहलाते हैं? वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। और जिसमें झिल्ली के बिना केंद्रक पाया जाता है तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं वैसे जीव क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखाने वाली संरचनाएं क्या होती हैं? रिक्तिका होती हैं। कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान होता है, वहाँ पे क्या होता है? रिक्तिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राडेस्केशिया पत्ती की कोशिकाओं में अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं दिखती हैं। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, जिनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जब उपस्थित होता है तो वही क्या करते हैं? वही पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना। यहाँ पे देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका का फिगर दिखाया गया है। देखिए ये पहली वाली तो पादप कोशिका है और ये क्या है? ये है जंतु कोशिका। तो ये जो पादप कोशिका में सबसे बाहरी भित्ति होती है तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बीच में क्या होता है? यह होता है केंद्रक। ये जो बीच में छोटा सा दिख रहा है ये है केंद्रक। ये जो बीच में खाली जगह है इसी को कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका हमने आपको ऊपर बताया है। तो ये हो गई रिक्तिका। अब आगे देखेंगे और क्या होता है। ये जो बीच में भरा भरा दिख रहा है इसी को कहेंगे कोशिका द्रव्य। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पे देखिए ये जो सबसे बाहरी है यहाँ पे दो परतें हैं। तो सबसे बाहरी भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति। उसके अंदर वाली जो भित्ति होती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो इसके अंदर से एक झिल्ली होती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये हो गई पादप कोशिका। अब देखेंगे जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में जो बीच में है ये क्या है? केंद्रक है। ये यहाँ पर क्या भरे हुए हैं? कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं। ये जो ऐसी गोल गोल संरचनाएं हैं खाली खाली सी, तो ये क्या हैं? ये हैं रिक्तिका। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली। तो ये हो गई आपकी जंतु कोशिका। अब आगे देखेंगे अध्याय 8 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 9 जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन कैसे होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है प्रजनन जाति स्पीसीज के लिए आवश्यक है। प्रजनन किसके लिए आवश्यक है? जातियों के लिए प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पौधों का जनन आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या देखना है? जंतुओं में जनन। तो पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है वो कहलाता है लैंगिक जनन। नर और मादा युग्मक का इसमें संलयन होता है। अब देखेंगे नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिश्न या लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक शुक्राणु है, इसका ऊपर वाला भाग क्या है? सिर है, बीच वाला भाग मध्य भाग है और ये क्या है? इसकी पूंछ है। आगे देखेंगे हर शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मादा जनन अंग। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवानी तथा गर्भाशय होता है। मादा जनन अंग में क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवानी
या डिम्ब इसी को कहते हैं, और क्या होता है, गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाशय क्या उत्पन्न करते हैं, मादा युग्मक, जिन्हें क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु तथा डिम्ब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। गर्भाशय कौन सा भाग होता है, जहाँ शिशु का विकास होता है या बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। शुक्राणु भी एकल कोशिका है और अंडाणु भी एकल कोशिका है। नेक्स्ट है निषेचन। निषेचन क्या होता है, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। यह संलयन निषेचन कहलाता है। पहला प्रक्रम क्या होता है जनन प्रक्रम का, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। शुक्राणु नर से संबंधित है और अंडाणु मादा से। तो ये जब इनका संलयन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये निषेचन की क्रिया दिखाई गई है, ये युग्मनज का निर्माण दिखाया गया है। ये निषेचन में क्या होता है, अंडाणु में शुक्राणु आके प्रवेश करते हैं और इनका क्या होता है, संलयन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु तथा नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता पिता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। कुछ लक्षण किससे आते हैं, माता से, और कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत बच्चे में होते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन। ये क्या होता है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है, जो मादा के शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन क्या होता है, अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन में क्या था, मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता था, और बाह्य निषेचन में क्या था कि मादा के जंतु शरीर के बाहर निषेचन होता है, तो उसी को कहते हैं बाह्य निषेचन। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक या टोड पोखर, तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते, यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। तो ये कैसा निषेचन हुआ, ये मादा के अंदर नहीं हुआ, बल्कि ये बाहर निषेचन हुआ। तो ये कैसा निषेचन होगा, बाह्य निषेचन। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, तो वह क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। अब आगे देखेंगे भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। अभी ऊपर बताया जा चुका कि जब निषेचन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। भ्रूण जो होता है पहले उसकी कोई आकृति नहीं होती, क्या होता है, उसका निरंतर विकास होता रहता है, जिससे धीरे धीरे बच्चों के हाथ, पैर, चेहरा, ये सब धीरे धीरे उसकी आकृति बनती है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे सब बनता जाता है। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। कौन सी अवस्था भ्रूण की गर्भ कहलाती है, कि जो शारीरिक अंग हैं, शरीर के जो भाग हैं, जब उन सभी की पहचान होने लगे तो वह कहलाता है गर्भ। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुर्गी का आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितने समय लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। और मुर्गी में कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। मुर्गी उत्पायन के लिए अंडों पर बैठती है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सीधे किसे जन्म देते हैं, बच्चों को, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी क्या हैं, जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, जरायुज। और जो जंतु अंडे देते हैं वे क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक जंतु।
नेक्स्ट पॉइंट है मेढक की वयस्क बनने का चरण है। क्या क्या चरण है? पहले अंडा, फिर टैडपोल या लार्वा, उसके बाद वयस्क। ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है। सबसे पहले क्या आया ए नंबर में? अंडा। अंडा के बाद टैडपोल, आरंभी टैडपोल, उसके बाद बाद का टैडपोल, और फिर उसके बाद क्या बनेगा? वयस्क मेढक। तो ये है मेढक के विकास का चरण। टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण? कायांतरण। अब आगे देखेंगे अलैंगिक जनन। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए हाइड्रा दिखाया गया है। मुकुलन पहले भी आपको पहले की वीडियो में बताया जा चुका है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो ऐसे क्या होता है कि हाइड्रा जो होता है उनमें एक या अधिक उभार दिखाई देने को मिलते हैं। जैसे ये हाइड्रा है और ये इसमें कई उभार हैं। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये क्या हैं? उभार हैं। ये उभार विकसित होते क्या हैं? नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये उभार नहीं बल्कि विकसित होते हुए नए जीव या नया हाइड्रा है, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनन से निकलने वाला उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या था? उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि जो अलैंगिक जनन है उसमें कोई एक ही प्रकार का जीव किसी नए जीव को जन्म देगा, तो वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। उसमें दो लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे हाइड्रा, ये एक ही हाइड्रा से कई उभार निकले और इन्हीं से क्या बन जाएगा? एक नया जीव बन जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या होता है? हाइड्रा में मुकुल से एक नया जीव विकसित हो रहा है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा एक कोशिकी होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि अमीबा जो होता है उसमें जो केंद्रक होता है, ये देखिए दिखाया गया है, ये फर्स्ट चरण है, ये अमीबा है और ये इसका केंद्रक है। सेकेंड चरण में क्या हुआ? इसका जो केंद्रक हुआ वो दो भागों में टूट गया। केंद्रक के अलग होने के बाद फिर क्या हुआ? ये देखिए दो अलग अलग अमीबा बन गए। और लास्ट चरण में क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए और दो अलग अलग अमीबा बन गए। जबकि इस चरण में क्या था? यहाँ पे थोड़ा सा अटैच थे। तो क्या हुआ? इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विखंडन कहलाती है कि एक ही अमीबा से कितने खंड हो गए? दो खंड हो गए। आगे देखेंगे क्लोन। क्लोन क्या होता है? किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है क्लोनिंग? कि जब किसी जीव के समान कोई दूसरा जीव उत्पन्न कर दें कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर दें, तो वह क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। जैसे किसी जीव की कुछ कोशिकाओं का सैंपल लें कि वह कैसी हैं और वैसी ही दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करें और उससे एक नया जीव वैसा ही तैयार कर दें, तो वह क्या कहलाएगा? क्लोनिंग कहलाएगा। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। तो सर्वप्रथम क्लोनिंग का सफलतापूर्वक कहाँ किया गया? क्लोनिंग इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। किसको सबसे पहले क्लोन किया था? एक भेड़ को। उस भेड़ की तरह ही दूसरी भेड़ एक दो भेड़ों का सैंपल लेकर उनकी तरह ही इन्होंने एक भेड़ का निर्माण किया। तो क्या हुआ? एक कृत्रिम भेड़ का निर्माण किया, तो वही क्या है? क्लोन किया गया। उस भेड़ का नाम क्या रखा गया? डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली तो जो था वो कैसे बनाया गया था? कृत्रिम रूप से। इसका जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996 को। यह पहला स्तनधारी था जो क्लोन किया गया था। तो क्लोन आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है
मधुमक्खियों के छत्ते में केवल एक ही मक्खी अंडे देती है। ये मच्छिका रानी मच्छिका कहलाती है। मधुमक्खियों के छत्ते में बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, तो जिसमें अंडे कौन सी मक्खी देती है? एक ही मक्खी देती है जो रानी मक्खी होती है। और बाकी मक्खी होती हैं सिपाही मच्छी, मजदूर मच्छिका। इन सभीयों का कार्य अलग अलग बटा होता है। पर्यावरण में आपको बताया भी जा चुका है कि मधुमक्खी कई समूहों में रहती है, चींटियाँ भी कई समूहों में रहती हैं, जैसे रानी मक्खी, रानी चींटी, सिपाही मक्खी, सिपाही चींटी, ऐसे ही होता है। तो जो अंडे देने का कार्य होता है वह होता है रानी मक्खी का या रानी मच्छिका का। अन्य सभी मादा मच्छिका कर्मी मच्छिका होती हैं या काम करने वाली होती हैं। रानी मच्छिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे से मादा बनती है, जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे क्या बनता है? मादा, और जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे बनते हैं नर, जो ड्रोन या पुमच्छिका कहलाते हैं। इन कर्मी मच्छिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्मायन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। अंडों के उष्मायन के लिए कितना ताप बनाए रखने की आवश्यकता होती है? 35 डिग्री सेल्सियस। आज के चैप्टर कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।